हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। वेलकम टू G&R कॉलेज फ्रॉम बुलंदशहर। हम आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ा रहे हैं और एजुकेशन में हमने अपनी 5th यूनिट के 2 टॉपिक कल कवर किए थे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके क्या उद्देश्य रहे और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत आए थे या कौन कौन से मेथड आए थे। उसमें से कल हमने एक मेथड डिस्कस किया था, डाल्टन मेथड। आज हम इसी फ्लो में आगे पढ़ेंगे मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। यानी कि अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि मॉन्टेसरी जो है वो एक लोकप्रिय शिक्षा प्रणाली है। आज से पहले भी आपने कई स्कूलों के नाम मॉन्टेसरी विद्यालय के नाम पर सुने होंगे। तो ये मरियम मॉन्टेसरी के नाम पर ही खोले गए थे, इसीलिए ये एक लोकप्रिय शिक्षा प्रणाली है। सबसे पहले इसमें जो इसकी शुरुआत जो थी वो मैडम मॉन्टेसरी ने की थी। साथ में अगर हम देखें तो इसमें मरियम मॉन्टेसरी ने शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ये सिद्धांत दिया था। साथ में इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, स्वयं शिक्षा पद्धति का प्रयोग भी इसमें सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि बच्चे स्वयं कार्य कर अपना डेवलपमेंट करें, इस पर इन्होंने फोकस किया था। साथ में इन्होंने कहा था कि बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे शिक्षा में बोर ना हो और शिक्षा से जुड़े रहें। इनकी प्रणाली में शिक्षण हेतु बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग भी किया गया था कि किस उपकरण से हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कौन सी चीज़ से किस माध्यम से, ऐसे बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग किया गया और बहुत सारे उपकरण जनरेट किए गए। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली थी वो मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए थी। यानी कि प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन दिलवाने की जो एज होती है वो 3 से 6 वर्ष तक थी। और साथ में मरियम मॉन्टेसरी का जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। यानी कि बालक की जो आंतरिक विकास को मानती थी कि कहीं ना कहीं बालक की जो आंतरिक क्वालिटी है, इंटरनल जो पोटेंशियल है, उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। और वो ये मानती थी कि बालक को आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही अपनी शक्तियों का विकास कर सकें। और वो ये मानती थी कि हमारी जो शिक्षा है वो किस पर आधारित हो, क्रियाओं पर आधारित हो। बच्चा जितनी ज़्यादा अधिक क्रिया करेगा उतना अधिक सीखेगा। इसमें कुछ सिद्धांत थे, इनके सिद्धांत देखते हैं कि मरियम मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जो सिद्धांत थे, तो सबसे पहले था विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत। यानी कि संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली थी वो ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जिसमें बालक के विकास में निरंतर सहायता प्रदान होती रहे, यानी कि किसी न किसी रूप में बालक का विकास होता रहे। दूसरा पॉइंट देखें तो पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत। जैसे डाल्टन मानते थे ऐसे ही मरियम मॉन्टेसरी भी ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे को हमें क्या देनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्योंकि बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है, जब हम उसे फ्रीडम देते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी निखर कर आती है। दूसरा है स्वयं शिक्षा का सिद्धांत। बालक स्वयं शिक्षा यानी कि सेल्फ एजुकेशन यानी कि सेल्फ लर्निंग के द्वारा सीखे। तार्किक अनुशासन, बच्चे को हर चीज़, जैसे मरियम मॉन्टेसरी ने बहुत सारी चीज़ें जैसे काम किया था स्वयं शिक्षा में, उन्होंने काम किया था कि बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए तो वो छोटे छोटे काम उन्हें प्रोवाइड कराती थी कि वो अपना फीता खुद बांधे, जूते का, साथ में अपने बाल खुद काटे। तो इस तरह के छोटे छोटे काम वो उन्हें देती थी ताकि बच्चा शिक्षा में उसका यूज़ कर सके। तार्किक अनुशासन, साथ में मनोवैज्ञानिक आधार का सिद्धांत। यानी कि कहीं ना कहीं जब वो बच्चों की रुचि, उनकी विकास पर ध्यान देती थी तो उनकी रुचि, अभिव्यक्ति, किस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, किसकी रुचि या बुद्धि किस प्रकार की है, उस आधार पर वो ध्यान देती थी और उसी के आधार पर वो शिक्षा प्रोवाइड कराती थी। स्वयं संशोधन का सिद्धांत, यानी कि अपने आप में सुधार का सिद्धांत। क्योंकि हमने आगे पढ़ी भी है लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी, यानी कि ट्रायल एंड एरर। क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी काम को एक बार में सही नहीं कर पाता है, तो वो बार बार जब उस चीज़ का अभ्यास करता है तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जब उस कार्य को करने में कोई भी त्रुटि हमारे पास नहीं होती है। नेक्स्ट देखें इसमें खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। यानी कि खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि बच्चों को शिक्षा से एक लगाव हो जाए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत। यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर होना सीख लें। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा का सिद्धांत।
मॉन्टेसरी ने सबसे पहले बालक की ज्ञानेंद्रियों पर फोकस किया कि बालक अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा शिक्षा ले। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया है, तो उसमें सबसे पहली जो शिक्षा थी वो कर्मेंद्रियों पर थी कि हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उन्हें हम कैसे फोकस करें और कैसे इनका यूटिलाइज करें ताकि हम अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख सकें। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। ज्ञानेंद्रिय हम आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं ये हमारी ज्ञान प्राप्ति के द्वार माने जाते हैं। जैसे सुनकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चखकर कोई ना कोई चीज़ है कि वो कड़वी है, खट्टी है, मीठी है, तीखा है, नमकीन है। नेक्स्ट सुनकर, साथ में अगर बात करें कि किसी भी चीज़ को स्पर्श करके कि कठोर है, मुलायम है, इन सब चीज़ों का अनुभव करते हैं, तो ऐसे ही देखकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं इन्हें हम ज्ञान के द्वार माने जाते हैं। नेक्स्ट है भाषा एवं गणित की शिक्षा, यानी कि वो मानती थी कि कहीं ना कहीं बच्चे को लैंग्वेज से और साथ में गणित, क्योंकि गणित हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में डेली प्रयोग होने वाला एक ऐसा विषय है जो हमेशा मतलब डेली रूटीन में यूज़ होता है। तो वो मानती थी कि बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ना, लिखना और गणित का ज्ञान भी सिखाया जाए। आगे हम दूसरी प्रणाली है इसी में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किंडरगार्टन प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली के जो जनक थे वो थे फ्रोवेल, और इस सिद्धांत पर बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। फ्रोवेल ने भी, जैसे हमने और दोनों प्रणाली पढ़ी हैं, उसी आधार पर इसमें भी कहा गया कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। एक पद्धति एकता की शिक्षा प्रदान करना था कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक रूप में सिखाया जाए, उनमें आपस में एकता कैसे रखी जाए उस माध्यम से। साथ में खेल के माध्यम से, खेल का एक प्रावधान, ऐसा प्रावधान होता है क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो खेल खेलने में उसकी रुचि सबसे अधिक होती है। अगर आप उसे खेल खेल में पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो उसे ये लगेगा ही नहीं कि उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे लग रहा है कि हम खेल खेल रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रोवेल ने आत्म अभिव्यक्ति के लिए गीत और रचनाओं पर बल दिया कि कहीं ना कहीं बच्चे क्या करें, आत्म अभिव्यक्ति के लिए गीतों को गाएं, गति, रचना, इन सब पर अधिक ध्यान दिया था। और उन्होंने अपनी एक गीत की पुस्तक, गीतों की एक पुस्तक की भी रचना की जिससे बच्चे लगातार जो बाल केंद्रित गीत थे और कहीं ना कहीं बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर उन गीतों का संग्रह किया गया। 50 गीतों की एक पुस्तक निर्धारित की गई। किंडरगार्टन प्रणाली शिशु केंद्रित प्रणाली थी क्योंकि पूर्व प्राथमिक में हम सेंट्रल मेथड जो होता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रल मेथड को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किंडरगार्टन प्रणाली। जो किंडरगार्टन शब्द है वो जर्मन भाषा का एक शब्द है। किंडर और गार्टन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें किंडर का अर्थ है बालक और गार्टन का अर्थ है उद्यान या बगीचा, यानी कि किंडरगार्टन का अर्थ हुआ बच्चों का बगीचा। 1940 में फ्रोवेल ने किंडरगार्टन नामक एक विद्यालय की स्थापना की थी और इन्होंने ये माना कि बच्चे क्या है, एक पौधे के समान हैं और जो टीचर है वो एक माली के समान है। और जो बालक टीचर जो है वो क्या करता है, एक माली की भांति अपने बच्चे की देखभाल करता है और जिसमें जो अवगुण होते हैं, जैसे माली काट छांट करता है, ऐसे ही टीचर भी क्या करता है, अपने गाइडेंस से बच्चों की जो अवगुण होते हैं उन्हें समाप्त करता है और उसकी जो क्वालिटी होती है कि उसे कैसे सुंदर बनाया जा सके, अच्छी पर्सनैलिटी कैसे निखारी जा सके, उसके लिए काम करता है। इसके कुछ सिद्धांत थे। तो सबसे पहला सिद्धांत है एकता का सिद्धांत कि सभी बच्चे क्या हैं, ईश्वर का अंश हैं। वो कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते थे और ये मानते थे कि हर बच्चा कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश है, तो हर बच्चे में एकता का सिद्धांत वो मानते थे। दूसरा था स्वतः विकास का सिद्धांत। बालक क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका फिजिकली, मेंटली, सोशली डेवलपमेंट होने लगता है और धीरे धीरे बच्चा अपने आप भी सीखने का क्रिया करता है। नेक्स्ट है स्वयं क्रिया का सिद्धांत, यानी कि अपने आप क्रिया करके सीखने का सिद्धांत था। खेल द्वारा क्रिया का सिद्धांत कि खेल खेल में बच्चा सीखे। स्वतंत्रता का सिद्धांत कि बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए तभी वो अपनी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं प्रकट करेगा। सामाजिकता का सिद्धांत कि कहीं ना कहीं बच्चों को क्या दिया जाए, एक सामाजिक इन्वायरमेंट दिया जाए जिससे उसमें आपस में सहयोग की भावना जनरेट हो, क्योंकि हर बालक बड़ा होकर समाज में अपने आप को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं उसमें सामाजिकता का गुण होना जरूरी है।
सामूहिकता का सिद्धांत वो मानते थे कि बच्चों को ग्रुप में चीज़ें सिखाई जाए ताकि उनमें सामूहिकता की जो भावना है वो भी आ सके। किंडरगार्टन प्रणाली में की जाने वाली कुछ चीज़ें शिक्षण सामग्री, जैसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने शिक्षण सामग्री के रूप में यूज़ की, जैसे खेल के माध्यम से उन्होंने सिखाया। मातृ शिशु गीत, यानी कि ऐसे गीत थे जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते थे। नेक्स्ट, उपहार के रूप में देखें तो ऊन के गुल्ले हो गए, बेलन हो गया, गोले हो गए, घन हो गए, एक बड़ा घन हो गया। तो वो इस माध्यम से ऐसे छोटे छोटे उपहार, जैसे ऊन से बच्चे को ये बताना कि ऊन सॉफ्ट होती है, या उसके कलर कई कलर की ऊन ले ली तो बच्चे ये बताते थे कि भी ये गुल्ला इसका है, ये गेंद इसकी है, या बेलन की इनका आकार क्या है, जैसे त्रिभुज बताना है या कोई चीज़ बतानी है। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम, इस प्रकार की शिक्षण प्रणाली उसमें प्रयुक्त की गई थी। आगे इसी में हम देखें कि भारत में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसकी जो पृष्ठभूमि थी, आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं, जितने भी स्कूल हैं वहाँ कहीं ना कहीं पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर फोकस किया जाता है। यही रीज़न रहा है कि हमारे जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे गांव में हर जगह एक प्राइमरी स्कूल खोला गया है ताकि हम प्राइमरी एजुकेशन को अच्छा कर सकें। तो प्राइमरी एजुकेशन, जहाँ भी प्राइमरी स्कूल है वहाँ आपने एक वर्ड सुना होगा, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी और बालवाड़ी कहीं ना कहीं हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूज़ किया गया। और ये प्राइवेट, अगर हम देखें तो प्राइवेट और सरकारी दोनों ही संस्थानों में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 और एवं उससे पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या रही, तो सबसे पहले देखें जो प्राथमिक शिक्षा है 2020 में लाई गई है। और इसका जो पैटर्न था, जैसे कोठा, अभी तक हमारा जो पैटर्न चला आ रहा था वो चला आ रहा था 10+2+3, यानी कि 10वीं, फिर 12वीं और फिर ग्रेजुएशन। लेकिन अब इस पैटर्न को इस नीति ने चेंज कर दिया है और इस पैटर्न में अब एक नया ढांचा तैयार किया गया है जिसमें है 3+3, 5+3+3+4, एक ढांचा तैयार किया गया। जब अब हमारी जो एजुकेशन है वो इसी ढांचे पर कार्य करेगी। और ये माना गया है इसमें कि 85% तक जो हमारा मस्तिष्क का विकास है वो 6 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। इसीलिए हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। और पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो खेल पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। साथ में नई परंपराओं को शामिल किया जाना इस शिक्षा नीति में प्रस्ताव रखा गया है कि नई नई चीज़ों को शामिल किया जाए जिससे बच्चे पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ियों को प्राथमिकता दी गई ताकि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको एक जो प्लेटफॉर्म अभी तक दिया गया है, अब उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है ताकि हम कहीं ना कहीं जो एक ऐसा तबका है, जब बच्चा प्राइमरी में जाता है डायरेक्ट, तो वो कहीं ना कहीं स्कूल से अटैच नहीं हो पाता। और यही कारण है कि कुछ बच्चे पहली पढ़े, दूसरी पढ़े, कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है वो अपनी छोड़ देते हैं किसी डर की वजह से। तो वो डर को ख़त्म करने के लिए हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अधिक फोकस कर रहे हैं। इसी में अगर हम देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों की कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि पहले जो ढांचा था अब वो ढांचा बदल गया है, मैंने आपको अभी बताया है। तो अब उनका जो ढांचा रहेगा वो 5+3+3+4 ढांचे के रूप में रहेगा। और बच्चों को इसमें प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC की एक नींव को मजबूत किया गया है जिससे चलकर हम आगे अपनी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बना सकें। साथ में इसमें बताया गया कि समान अवसर प्रदान किए जाएं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से हो, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि का हो, लेकिन हम बच्चे की गुणवत्ता और उसकी देखभाल पर पूरा ध्यान देंगे। दूसरा, संपूर्ण विकास की नीति, यानी कि बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाए ताकि बच्चा अपने आप को एडजस्ट कर सके प्राइमरी स्कूल के लिए, यानी कि प्राइमरी स्कूल में के लिए वो तैयार हो सके। नई परंपराओं को शामिल, इसमें NCERT के अनुसार 0 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम रहेगा, कोई एक पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है।
नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सार्वभौमिक पहुंच की व्यवस्था, यानी कि हमारी ये जो एजुकेशन है ये प्रत्येक बालक तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे उसकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन ये शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे। साथ में आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास, जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको और अच्छे से डेवलप किया जाए ताकि हम अपनी ये शिक्षा को सुचारू रूप से चला सकें। साथ में बाल वाटिका, ताकि हम बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए बाल वाटिकाओं का निर्माण किया जाए जिसमें बच्चे और आसानी से चीज़ों को सीख सकें। शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, यानी कि कहीं ना कहीं उन टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाए कि वो और आगे नया क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम ला सकते हैं जिसमें अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकें। आदिवासी जो क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं, वहाँ पर भी ये नियम लागू होता है कि हर बच्चा एजुकेशन प्राप्त करे। शिक्षा मंत्रालय इसकी भूमिका निभा रहा है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको बनाया है और इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि जो 2020 हमारी नीति बनी है उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं ये है कि हम 100% 10 साल में 2030 तक एक ऐसा रेशो कायम करें कि 100% बच्चे इनरोल हो सके पूर्व प्राथमिक एजुकेशन में, क्योंकि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी हम आने वाली शिक्षा को मजबूत नहीं मान सकते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा जो है गवर्नमेंट उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करे। यही रीज़न है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए या बच्चों की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दी जा रही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें एडमिशन दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, उनकी ड्रेस के साथ साथ उनके सारा जो सिलेबस है वो भी उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में मिड डे मील की व्यवस्था भी की गई कि हम एक अच्छा पोषण भी बच्चों को दे पाएँ। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट लगातार दे रही है ताकि हम अपनी जो प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी और उच्च प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत बना सकें, ताकि हम आगे वाली शिक्षा को और अच्छे से विकास कर सकें। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारी आज 5th यूनिट ख़त्म हो रही है। आशा करती हूँ जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए थैंक यू।